हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएससी सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स के पार्ट बी पोर्शन का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग लगभग 60 प्लस इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। और मैं ये लेक्चर बनाने के पहले ये मान ले रहा हूँ कि आप पहला चैप्टर अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसका थ्योरी और समरी नोट्स आप बना चुके हैं। ओके, आप उसको रिवाइज करके इस लेक्चर को देखिएगा, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तथा साथ ही साथ मैं इन क्वेश्चन को डिटेल में नहीं बताऊंगा, क्योंकि डिटेल में जाने पर लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है और आपके लिए असुविधाजनक हो जाता है। इस वजह से मैं इन क्वेश्चन को थोड़ा बहुत हिंट देकर डायरेक्ट आंसर बताते हुए आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक, अगर आपको कहीं डाउट होता है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगा या व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। आप किसी पर भी जिस क्वेश्चन में डाउट है उसको भेजकर आप उसका सलूशन प्राप्त कर सकते हैं। ओके, हाँ, ये हो सकता है कि आप जैसे क्वेश्चन भेजें तुरंत सलूशन ना मिल पाए, हो सकता है मैं उस टाइम फ्री ना हूँ, तो कुछ देर बाद आपको सलूशन निश्चित रूप से प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो देखिए आपको क्लास में पढ़ाया गया है कि एलआर सर्किट में क्या होता है। जो आपका एलआर सर्किट होता है उसमें टाइम का डायमेंशन कौन रखता है, तो आपको पता है पहला का जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट होगा। एल/आर क्या रखता है, डायमेंशन ऑफ टाइम रखता है। ठीक, ये सब आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। दूसरा देखिए कैसे निकलता है, ये भी आप सीखे होंगे जब पढ़े होंगे, तथा मैं अपने ऑफलाइन बैच में इसको निकलवा के बताया हूँ, तो यहाँ पे तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम। तो देखिए इसमें क्या होता है, दूसरे का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। आप आरसी सर्किट में इसको सॉल्व किए होंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ द डायमेंशन ऑफ टाइम। अब देखिए ये किसकी बात किया है, एलसी सर्किट की बात किया है। तो इसमें देखिए क्या होगा, अंडर रूट एलसी जो होगा आपका क्या होगा, टाइम का यूनिट रखेगा। ठीक, अंडर रूट एलसी क्या होगा आपका, टाइम का यूनिट ये रखेगा। ओके, इसका मतलब इसका जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा कि द, देखिए यहाँ पे छूट गया, इक्वेशन होगा, ये वर्ड इक्वेशन होगा। ठीक, द इक्वेशन गवर्निंग द डीके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट इज। नीचे चार ऑप्शन दिया गया है और पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन ऐसा है जो एलआर सर्किट में करंट डीक्यू को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो ये इक्वेशन आपके कॉपी में डिराइव कराया गया है। आप कॉपी पलटिए और देखिए कौन सा इक्वेशन मैच कर रहा है, उस पर ट्रिक मार दीजिए। ठीक, तो जब आप कॉपी ओपन करेंगे तो क्या लिखवाया गया होगा वहाँ पे, I=I0। और देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल लिखा गया, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं e⁻⁻r/L/t। ठीक, तो कौन सा पहला वाला आपका जो इक्वेशन है क्या होगा, 4 का ए नंबर ऑप्शन वो क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन करा कि कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C is charged to a potential V and then discharged through a resistor R. The charge decays according to the equation। ये भी देखिए आपको क्लास में बताया गया है। ठीक, पांचवें नंबर का क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका करेक्ट होगा। Q=Q0 एक्सपोनेंशियल -T/RC। ठीक, आपको क्लास में जो बताया गया है वो ये स्मॉल क्यू लिया गया, तो उससे क्या फ़र्क पड़ना है, आप चाहे स्मॉल क्यू लें चाहे कैपिटल क्यू लें, क्यू तो क्या है, चार्ज को रिप्रेजेंट करेगा। तो इक्वेशन देखिए अगर आपके कॉपी में बताया गया है, मतलब पांचवें का जो बी नंबर ऑप्शन है वो क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन करा कि अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज एंड देन डिस्चार्ज थ्रू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस कैपिटल L। द रिजल्टिंग करंट ऑक्सिलेशन विथ फ्रीक्वेंसी। ठीक, ये भी देखिए आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कराएगा गया होगा। ये छठवां नंबर क्वेश्चन जो है इसका क्या होगा, छठवें नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या होगा,
करेक्ट ऑप्शन होगा, आपको ये फार्मूला डिराइव कराया गया होगा 1/2 पाई अंडर रूट LC। ठीक, LC सर्किट वाला आप उठा कर देखिएगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द करेंट इन LCR सर्किट इज ऑक्सिलेटरी इफ। देखिएगा आपके कॉपी में हर एक कंडीशन लिखवाया गया होगा, उन कंडीशन को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, 7वें नंबर क्वेश्चन का जो होगा ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये 8 नंबर क्वेश्चन। ठीक, देखिए ब्रिज वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें देखिए जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, करा कि द AC ब्रिज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज। पूछ रहा कि इसमें से दिए गए AC ब्रिज में से जो नीचे 4 दिए गए हैं, कौन सा ब्रिज है जो सेल्फ इंडक्टेंस को बताता है। तो देखिए मैं आपको तरीका बताया था, क्या बताया था, याद होगा आपको, लम्हों में जीते हैं और CDS विंस की तैयारी करते हैं। CDS विंस की तैयारी क्या करते हैं। ठीक, तो ये देखिए मैं यहाँ बताया था। तो यहाँ देखिए यल क्या बताता है, ये जो फर्स्ट लेटर होता है ये क्या बताएगा कि क्या मेजर करना है। ओके, और जो बाद वाले होते हैं ये आपके क्या हैं, ब्रिज के नाम है। तो जैसे देखिए यल, ये लम्हों लिखे हैं, तो लम्हों का जो यल शब्द है वो बताएगा, यल मतलब इंडक्टर, मतलब इंडक्टर मेजर करना है। ये कौन कौन सा ब्रिज बताएगा, एंडरसन ब्रिज, मैक्सवेल ब्रिज, हेज ब्रिज और ओन्स ब्रिज। ओके, अब देखिए जो दूसरा वाला ये लिखे हैं यहाँ पे CDS विंस वाला, जिसमें देखिए सी क्या कर रहा है, कैपेसिटर बता रहा है, मतलब कैपेसिटर को कौन कौन मेजर करेगा, तो डिसाटी ब्रिज मेजर करेगा, शेयरिंग ब्रिज मेजर करेगा और विंस ब्रिज मेजर करेगा। ओके, ये देखिए टेक्निक है याद करने का, आपकी कॉपी में लिखवाया गया है। तो नीचे पूछा है कि सेल्फ इंडक्टेंस कौन मेजर करता है, 4 ऑप्शन है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसे मैच कर रहा है, शेयरिंग ब्रिज देखिए क्या करता है, आपका कैपेसिटेंस मेजर करता है, डिसाटी ब्रिज आपका कैपेसिटेंस मेजर करता है, विंस ब्रिज भी आपका कैपेसिटेंस मेजर करता है। तो ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है मैक्सवेल ब्रिज। मैक्सवेल ब्रिज क्या बताएगा, आपका इंडक्टेंस यल मेजर करता है। ठीक, ये टेक्निक आपकी कॉपी में लिखवाया गया है। तो इससे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में अगर AC से क्वेश्चन पूछाता है तो डेफिनेटली आप सही करके आएंगे। ओके, तो 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक, चूंकि रात काफ़ी हो चुकी, 2 बज रहा है, इसलिए मैं लेक्चर जल्दी बना रहा हूँ ताकि आपको सुबह होते होते लेक्चर मिल जाए। ठीक, दिन में कुछ व्यस्तता की वजह से लेक्चर नहीं अपलोड हो सका। आपका एग्ज़ाम नज़दीक है और मैं कल बोर्ड के सामने आके कहा भी था कि रोज़ हम लोग कुछ MCQ को डिस्कस करेंगे। सो उस अपने बात को रखने के लिए मैं 2 बजे रात को आपके लिए लेक्चर बना रहा हूँ। इन लेक्चर को आप अच्छे से देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द ब्रिज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज। अभी देखिए नीचे टेक्निक बताया गया था ऊपर 8 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, तो कौन सा ब्रिज इसमें से होगा, तो 9 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, इसका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए लिखा गया था ना, CDS विंस की तैयारी करते हैं। ठीक, CDS विंस की, तो सी बताएगा कैपेसिटर मेजर करेगा, कौन, डिसाटी, शेयरिंग और विंस। ओके, तो ये आपका तरीका है इन चीज़ों को लर्न करने का। तो मतलब इसका क्या होगा, 9 नंबर का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। ओके, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि इन AC ब्रिज द सोर्स यूज्ड एज। ठीक, AC ब्रिज में हम नीचे दिए गए में से कौन सा सोर्स यूज करते हैं। ठीक, आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो देखिए इसमें से कौन सा सोर्स यूज किया जाता है, तो हम लोग इसमें ऑडियो फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर यूज करते हैं। और कैसे उसको डिटेक्ट किया जाता है तो ये भी आपको पढ़ाया गया है। हेडफोन लगा के क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। ओके, तो इसका क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। 10 नंबर का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखिए आगे 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि द डिटेक्टर यूज्ड इन AC ब्रिजेस। बताया ना ऑडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, तो ऑडियो को हम कैसे सुन सकते हैं, हेडफोन से सुनते हैं ना भाई, किसी
कोई मोबाइल में आप गाना वगैरह सुनते हैं तो क्या होता है, वो ऑडियो सिग्नल है तो उसको कैसे आप सुनते हैं, हेडफोन वगैरह से सुनते हैं। तो वही जो 11th नंबर क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे एसी ब्रिज में, तो उसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, हेडफोन की हेल्प से डिटेक्ट करेंगे। अतः 11th नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन। देखिए जो मैं टेक्निक बताया हूं अगर उसको याद रखे रहेंगे तो नो डाउट ब्रिज का आपका कोई एमसीक्यू गलत होके नहीं आएगा। एक बार मैं फिर टेक्निक बता रहा हूं, देखिए क्या टेक्निक है, लम्हों LAMHO, ठीक, लम्हों में जीते हैं तथा सीडीएस विंस की तैयारी करते हैं, सीडीएस विंस की तैयारी करते हैं, ठीक। ये विंस ब्रिज का WINS विंस ब्रिज है, ठीक, की तैयारी करते हैं। पहला लेटर क्या बताएगा कि पहला लेटर यल है तो यल मतलब इंडक्टेंस, तो इसके बाद में आने वाले जो वर्ड हैं ये क्या हैं, ब्रिज के स्टार्टिंग वर्ड हैं, मतलब एंडरसन ब्रिज, ए मिस, एम मिस मैक्सवेल, हे मिस, एच मिस हे ब्रिज, ओ मिस ओन्स ब्रिज, मतलब ये 4 ब्रिज इंडक्टर मेजर करते हैं, इंडक्टेंस बताते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस मेजर करते हैं। तथा नीचे देखा जाए जो दूसरा सेगमेंट लिखा गया है सीडीएस विंस, तो इसमें देखिए क्या है, जो आपका पहला लेटर क्या है, सी है, मतलब ये कैपेसिटर के लिए यूज किया था ये, तो इसका मतलब क्या है, जो डिसाटी ब्रिज हो गया, शेयरिंग ब्रिज हो गया और विंस ब्रिज हो गया वो कैपेसिटर के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक। तो 12 नंबर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि शेयरिंग ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन, तो शेयरिंग ब्रिज देखिए किस में आया है, नीचे वाले सेगमेंट में आया हुआ है। इसका मतलब ये किसके लिए यूज होता है, कैपेसिटेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक, सी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये टेक्निक आप रखे रहिएगा, बीएससी के अलावा अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें टेक्निक आपको बहुत हेल्पफुल होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन देखिए फिर आ गया एंडरसन ब्रिज, ठीक, उस टेक्निक को फॉलो करिए और ऑप्शन लगाइए और आगे बढ़ जाइए। एंडरसन ब्रिज लम्हों वाले शब्द में आया था, इसका मतलब ये क्या करेगा, इंडक्टर को मेजर करेगा। अब देखिए 14वां करा मैक्सवेल ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन, मैक्सवेल भी देखिए लम्हों वाले सेगमेंट में आया था, इसका मतलब क्या करेगा, ये इंडक्टर को मेजर करने में, इंडक्टेंस को मेजर करने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा कि ओन्स ब्रिज इज यूज टू डिटरमाइन, ओन्स ब्रिज को यूज करते हैं क्या डिटरमाइन करने के लिए, तो ये भी देखिए आपका लम्हों वाले वर्ड में आया था, तो ये क्या होगा आपका इंडक्टेंस मेजर करने के लिए यूज किया था। इसको आपके कॉपी में अच्छे से लिखवाया गया है तो वहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक, अच्छे से ये हर एक चीज़ आपको क्लियरली नोट्स बनवाया गया है, ठीक, तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। ये सब MCQ आपको एग्जाम में कतई गलत नहीं करना है, ठीक। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अ नेटवर्क कंटेनिंग सर्किट एलिमेंट इन अब्सेंस ऑफ एनी एनर्जी सोर्स इज कॉल्ड। देखिए आपको फर्स्ट डे लिखवाया गया था एक्टिव नेटवर्क, पैसिव नेटवर्क लिखवाया गया था ना, बताया गया था पैसिव नेटवर्क क्या, जिसमें किसी भी तरीके का सोर्स ना हो, ऐसा नेटवर्क जिसमें कोई बैटरी ना हो, ये सब चीज़ें ना लगी, मतलब कोई वोल्टेज सोर्स या करंट सोर्स ना लगा हो, तो ऐसे नेटवर्क को हम क्या करते हैं, पैसिव नेटवर्क कहते हैं। तो वही ऑप्शन पूछा हुआ है, तो 16 का क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, अब देखिए 17 और क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन रेसिप्रोसिटी थ्योरम द रेशियो ऑफ EMF इन वन मेश टू द करंट इन अदर मेश इज कॉल्ड, ठीक। रेशियो ऑफ क्या पूछ रहा है, E/I, तो E/I को देखिए क्या कहते हैं हम, E/I, तो E क्या है आपका, EMF का रहा, मतलब उसको हम वोल्टेज कह सकते हैं, ठीक। तो V और I क्या होता है, करंट होता है, तो V/I को क्या कहा जाता है, रजिस्टर कहा जाता है। तो यहाँ देखिए इम्पिडेंस के टर्म में कहा गया है, अगर इम्पिडेंस के टर्म में हम बात करें तो क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी करेक्ट होगा, ठीक। ट्रांसफर इम्पिडेंस कहा जाता है उसको, क्लियर है, क्योंकि वहाँ हम लोग देखिए Z1 Z2 ये सब यूज किए थे, ठीक। इम्पिडेंस क्या होगा, RLC तीनों हो सकते हैं, उसमें LC हो सकते हैं, RL हो सकते हैं, RC हो सकते हैं, ये सब चीज़ आपको क्लास में अच्छे से बताई गई थी, ठीक। तो जब इम्पिडेंस लगा हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम लगाएंगे तो EMF का यूनिट क्या है, वोल्ट है, और इसका करंट क्या है, I है, एम्पियर में है, तो वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या होता है आपका, इम्पिडेंस ही बताएगा, ठीक।
तो ये क्या हो जाएगा आपका 17 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन एनी लीनियर नेटवर्क इफ अ सोर्स ऑफ ईएमएफ लोकेटेड इन वन मेश प्रोड्यूसेस अ करंट इन अ सेकेंड मेश the same source placed in the second mesh will produce the same current in the first mesh, the statement is called। ये किसका स्टेटमेंट है? हर एक स्टेटमेंट आपको काफ़ी अच्छे से लिखवाया गया है। और देखिए एक की वजह से दूसरे में मतलब एक मेश में क्या किया गया, आपका सोर्स लगाया गया, दूसरे में करंट मेजर किया जा रहा है, फिर उसको क्या किया गया, सोर्स को उठा के दूसरे में इसमें लगा दिया गया तथा फिर पहले वाले में क्या किया जा रहा है, करंट मेजर किया जा रहा है। तो ये किसका स्टेटमेंट था? आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम का स्टेटमेंट था, याद करिए। तो 18 क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ओके, 19 क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि अ टू टर्मिनल नेटवर्क विल एब्जॉर्ब मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ जनरेटर इफ द लोड इम्पिडेंस इज। देखिए आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के कैटेगरी में आता है, इस वजह से इसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। ये जो थ्योरम है आपका क्या है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है। ठीक, ये आपके सिलेबस से दुर्भाग्यवश निकाल दिया गया है, लेकिन आप ये ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि जब इनपुट इम्पिडेंस आउटपुट इम्पिडेंस के बराबर होते हैं तो मैक्सिमम पावर क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। ठीक, तो इसका स्टेटमेंट देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो सी वाला स्टेटमेंट क्या होगा आपका करेक्ट होगा। जब इंटरनल इम्पिडेंस क्या हो, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो लोड इम्पिडेंस के, तो क्या होता है, मैक्सिमम पावर क्या होता है वहाँ पे ट्रांसफ़र होता है। ठीक, ये आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, अब देखिए डुअल ऑफ थेवेनिन नेटवर्क्स। थेवेनिन नेटवर्क्स का डुअल नेटवर्क कौन सा है, नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक, आप देखे होंगे थेवेनिन थ्योरम, तो वोल्टेज सोर्स लगा के यहाँ सीरीज में आरटीएच लिखा जाता था या जेटीएच लिखा जाता था, और यहाँ क्या लिखा जाता था, बीटीएल लिखा जाता था। इसी को क्या करते थे हम लोग, नॉर्टन्स में करंट और इसके पैरेलल में हम लोग जेटीएल लगा के इसको करते थे। ठीक, ये डुअलिटी प्रॉपर्टी हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। ठीक, ये कौन सा होगा, इसका जो 20 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, नोट्स में देखिए सब कुछ बनवाया गया है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे डाल दिया हूँ, किसी किसी बुक में दिया गया है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक, इसका मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन ट्रिक करके आगे बढ़ जाऊँगा। अगर आप कहेंगे तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक, 21 का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। ठीक, ये टी और पाई नेटवर्क होता है जिसका एक फार्मूला होता है, अगर आप कहेंगे तो प्रोवाइड कर दिया जाएगा उसको। ठीक, चूँकि ये बुक में था तो मैं सोचा ये भी आपके सामने लेके आता हूँ। ओके, अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, ये भी टी और पाई नेटवर्क वाला है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बुक में देने की वजह से और इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में आने की वजह से जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम टी और पाई नेटवर्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता था। ठीक, लेकिन इस टाइम सिलेबस में नहीं है, लेकिन हो सके एग्जामिनर सिलेबस में नहीं है उसके बाद सिलेबस ना देखें, पेपर बनाते टाइम टी पाई नेटवर्क डाल दें, तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा कि अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कैसे सॉल्व करें। ठीक, आप कहेंगे तो इसका फार्मूला मैं प्रोवाइड कर दूंगा, बस उसी में वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया जाता है। ठीक, तो 22 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा क्या होगा करेक्ट होगा। ओके, फिर देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, अब मैं थोड़ा तेज पढ़ रहा हूँ, लेक्चर काफ़ी लंबा जा रहा है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के आंसर उसका लगाते आगे बढ़ जाऊंगा। द इम्पिडेंस ऑफ अ पाई नेटवर्क आर दिया गया है, अब पूछ रहा है कि कौन सा इसके मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें से क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 23 का सी वाला जो होगा आपका क्या होगा करेक्ट होगा। ठीक, ये इसका फार्मूला होता है, काफ़ी आसान है, ये आपको पढ़ाया नहीं गया, इस वजह से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक, क्योंकि सिलेबस न होने की वजह से नहीं पढ़ाया गया, लेकिन इम्पॉर्टेंट है इसलिए से इसको मैं यहाँ पे ला दिया हूँ। ठीक, ये चीज़ कई बार बोल चुका हूँ, आप सोच रहे होंगे कि सर कितने बार बोल रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे फिर 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, कह रहा कि इन एलआर सर्किट द ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट
इन LR सर्किट द ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इज, तो मैं जो LR सर्किट पढ़ाया हूँ आपको, आप उसका इक्वेशन निकाल लीजिएगा या डायरेक्ट ग्राफ ओपन कर लीजिएगा, आप तुरंत पा जाएंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन सही होगा। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होता था, एक्सपोनेंशियली वेरी करता था। ठीक, एक्सपोनेंशियली कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उसके रिलेशन में ई आया था। आप उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, इसी वजह से हर एक ग्राफ बनाया गया है, वहाँ से आप जाके देख लीजिएगा एक्सपोनेंशियली क्या करता है, वेरी करता है टाइम के हिसाब से। ओके, 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। 25 नंबर क्वेश्चन करा कि द टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट इज, इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं। देखिए फिर दोबारा आ गया है, कोई बात नहीं, आपका एक बार और रिवाइज हो जाएगा। इसका क्या होगा, 25 का ए नंबर ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन करा कि इन LR सर्किट द यूनिट ऑफ LR इज L/R इज। ठीक, तो ये क्या होता है, L/R को टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और टाइम कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है। तो इसका जो यूनिट होगा क्या होगा आपका, सेकंड होगा। ओके, 27 नंबर क्वेश्चन देखिए करा कि इन सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस R इक्वल टू 10 ओम एंड इंडक्टेंस L इक्वल टू इतना, द टाइम टेकन टू एक्वायर 63% ऑफ मैक्सिमम करेंट इज। देखिएगा आपके कापी में डिटेल में लिखवाया गया है कि 63% तक क्या होता है मैक्सिमम करंट पूछा। देखिए फिर से पढ़ रहा हूँ, द टाइम टेकन टू एक्वायर 63% ऑफ मैक्सिमम करंट, इसी को क्या कहा जाता है, टाइम कांस्टेंट कहा जाता है। और उसको कैसे सॉल्व करेंगे, L/R, अभी ऊपर देखिए हम लोग टाइम कांस्टेंट होता है, तो L/R करके जब सॉल्व करेंगे तो फोर्थ नंबर का ए नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आएगा। ठीक, क्योंकि ये देखिए मिली हेनरी में है, तो जब ऊपर ले जाए मिली हेनरी में, ठीक, तो 10 के पावर -3 ऊपर हो जाएगा, और R नीचे 10 ओम है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे 10 के पावर -1 हो जाएगा, तो ऊपर 10 के पावर -4 सेकेंड हो जाएगा। ओके, अब देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन करा कि ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट इन कंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L द EMF प्रोड्यूस्ड एट एनी इंस्टेंट इज। तो ये आप पढ़े होंगे क्या होता है, L/di/dt। ठीक, ये तो आप इंटर में पढ़ोगे, इसको क्या कहते हैं हम लोग, L/di/dt। ठीक, लेकिन साइन जो रहता है आप उसमें ला पढ़े होंगे, तो क्या होता है, -L/di/dt होता है। ठीक, देखिए कहा ना, EMF प्रोड्यूस्ड एट एनी इंस्टेंट इज ड्यू टू सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, -L/di/dt। ये तो इंटर में आप पढ़ें, इक्वल टू -L/di/dt। अब यहाँ पर देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन करा कि ऑन कनेक्टिंग, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुनिएगा। ऑन कनेक्टिंग अ बैटरी टू एन इंडक्टिव रेजिस्टेंस कामा द करंट फ्लो इन इट इज। अगर किसी बैटरी को कनेक्ट किया जाता है इंडक्टिव रेजिस्टेंस मतलब LR सर्किट में, तो जो करंट आएगा वो कैसा आएगा, तो करंट कैसा मिलेगा, आपको ग्राफ बनवा के दिखाया गया था, टाइम वैरिंग करंट मिलता है। ठीक, LR सर्किट में वो भी एक्सपोनेंशियली। ओके, अब 13वां क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द रेशियो ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट इज। ठीक, तो रेशियो ऑफ ग्रोथ ऑफ करंट इन LR सर्किट इज, तो जिसको इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका सी नंबर ऑप्शन जो होगा आपका क्या होगा, करेक्ट आएगा। ओके, इस PDF में भी और भी क्वेश्चन है, उसको मैं अगले वीडियो में अपलोड करूंगा। वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है और रात के काफ़ी ज़्यादा समय हो चुके हैं, सो मैं अब इसको अगले दिन प्रोवाइड करूंगा। जो भी MCQ डाला जा रहा है आप उसको अच्छे से पढ़िए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट सेमेस्टर से जुड़े हैं तब तो आपको कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि MCQ आते हैं एग्ज़ाम में मेरे बताए गए कि नहीं आते। आप कंफर्म होंगे तब कि मेरे बताए गए MCQ में से ही एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, सो इनको अच्छे से देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कैसा वीडियो बन रहा है। आपके एक कमेंट से, एक पॉजिटिव कमेंट से हम लोग की एनर्जी बढ़ती है, जिससे हम लोग मोटिवेट होते हैं ताकि जल्द से जल्द आपके लिए अगला वीडियो लाया जाए। ओके, थैंक यू। इसके आगे के जो क्वेश्चन है, अभी 31 क्वेश्चन इस PDF में है, उसको अगले लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू।